हेलो एवरीवन, दिस इज़ गणेश एंड यू आर वाचिंग एचडी क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग एलएलपी पढ़ रहे थे और एलएलपी में हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, वो पोर्शन ख़त्म किया था। आज के दिन हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? आज के दिन हम लोग मेन इसका जो सेक्शंस है इसमें हम लोग थोड़ा प्रोसीड करेंगे। ठीक है, मैं नोट्स को मैं वो जगह में चल जाता हूँ जहाँ तक मैंने लास्ट पढ़ा था। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था जिसमें ये स्मॉल कंपनी के बारे में आपको पढ़ना था, सॉरी स्मॉल एलएलपी के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, देखते हैं स्मॉल एलएलपी का मतलब क्या होता है। जिस तरह से आप कंपनीज एक्ट आप पढ़ोगे जब, तो उसमें पढ़ोगे कि आपका एक कंपनीज में स्मॉल कंपनी होता है, उस तरह से यहाँ भी एक स्मॉल एलएलपी है। स्मॉल का मतलब छोटा। ठीक है, एलएलपी भैया, एलएलपी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो वो तो खुद में ही अपना एक स्मॉल जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन रखता है। बट यहाँ पर एलएलपी भी स्मॉल है। हाँ, ये होता है। क्यों होता है थोड़ा देखो, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, मैं इन सभी को जो डिलीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, परफेक्ट। इसमें बोलता है, देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज टी ए इस बात को डील करता है कि आपका एलएलपी जो होगा, स्मॉल एलएलपी का मतलब क्या है। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 20 लाख। ठीक है, 25 लाख, यानी कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, इसको भूल जाओ अभी के लिए। एंड टर्नओवर, ये आपका किस चीज़ के बारे में बोल रहा है? ये आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बोल रहा है। ये आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में बोल रहा है। उसके बाद बोलता है टर्नओवर जो है वो आपका कितना होना चाहिए? वो आपका डज नॉट टर्नओवर जो है ऑफ विच एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फॉर द, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी क्या होता है? ये आपका हो जाता है ये वाला चीज, क्या बोलते हैं उसको? पीएल। इसको आप पीएल बोल सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज व्हाट, दिस इज द पीएल। एज पर योर पीएल आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए? आपका टर्नओवर सिंपली होना चाहिए डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, विच मीट सच रिक्वायरमेंट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड एंड फुलफिल सच टर्म एंड कंडीशन एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, थोड़ा सा समझो इसको, इसमें क्या बोल रहा है यहीं पर मैं समझाता हूँ। यहाँ पर बोलता है कि एक है आपका कंट्रीब्यूशन और एक है आपका, यहाँ पर दो चीज़ें। एक है आपका कंट्रीब्यूशन, अगर आपको स्मॉल कंपनी का आइडेंटिटी चाहिए, स्मॉल एलएलपी का आइडेंटिटी चाहिए, तो आपको अपना टर्नओवर एंड कंट्रीब्यूशन जो है इसके बताए लिमिट के हिसाब से रखना पड़ेगा। आपका जो टर्नओवर है एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन जो है वो 25 लाख है। ठीक है, एंड टर्नओवर जो है वो 40 लाख है। ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर जो है वो इतना तक ही होना चाहिए। यानी कि भैया क्या मैं अब, और ये वाला जो दोनों है आइदर और है कि प्लस माइनस है। यहाँ पर देखो वर्ड, देखो यहाँ पर बोलता है एंड का मतलब दोनों ही होना चाहिए। समझ में आया? ये दोनों प्लस है, क्या मैंने बोला? दोनों प्लस है।
यानी कि अगर मान लो कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है, लेट से मैं बोलता हूँ वो कितना है जानते हो, लेट से आपका कंट्रीब्यूशन बोलता हूँ मैं 25 लाख है, और आपका जो लेट से आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है 25 लाख, आपका जो ये टर्नओवर है वो कितना है, लेट से 40 लाख, ठीक है। क्या आप एलिजिबल है, मेरे को ये बताओ। यहाँ पर बोलता है डज नॉट एक्सीड, तो ये तो एक्सीड नहीं कर रहा है 40 लाख। 41 लाख होगा तो एक्सीड करेगा, 40.5 लाख होगा तो एक्सीड करेगा, बट ये एक्सीड तो कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो स्मॉल एलएलपी के केस में। लेकिन अगर मान लो ये 41 लाख है, ये 25 लाख है सिर्फ, तो क्या आप जा सकते हो, नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आइदर और नहीं बोला है, प्लस बोला है, यानी कि आपको दोनों ही फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरा उल्टा बोल दो, इसको बोलो 39 लाख, इसको बोलो कितना है, इसको आप क्या बोलो 39 लाख, इसको बोलो 21 लाख 26 लाख। क्या अब हो सकता है, नहीं भैया, एक तो लिमिट के अंदर एक बाहर है तब भी नहीं हो सकता, या दोनों अगर मान लो लिमिट के बाहर है तो भी नहीं हो सकता। ये एक दोनों लिमिट के बाहर है तो भी नहीं हो सकता, ठीक है। अल्टीमेटली बात यही है कि दोनों जो है 40 लाख एंड 25 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी कि 40 लाख 25 लाख है तो ओके है, या फिर 39 लाख एंड 24 लाख है तो भी ओके है, ठीक है। नहीं समझ में आया अभी भी आप लोगों को, समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पर ये बोलने मांग रहा है। और भैया ये सच हायर द लिमिट एज में प्रिस्क्राइब क्या होता है, ध्यान से देखो। सच हायर लिमिट का मतलब हो गया, अब लेट से मतलब ये जो है अपर लिमिट है, इसको कोई भी लॉ जल्दी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसको कोई भी लॉ जल्दी चेंज नहीं कर सकता। वाई, ये देखो क्यों नहीं कर सकता, थोड़ा देखते हैं। डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, और यहाँ पर क्या बोलता है, डज नॉट एक्सीड, ठीक है, 50 करोड़, यानी कि टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और ये 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता कंट्रीब्यूशन। यानी कि क्या, अगर मान लो फ्यूचर में अगर नोटिफिकेशंस कुछ लाया एमसीए ने या आरओसी ने कि आपको टर्नओवर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्यों बढ़ा देते हैं, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो थोड़ा सा हैम्पर हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि सर इतना कम टर्नओवर है, ये तो अभी हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं टर्नओवर क्रॉस, लेकिन हम लोग को तो स्मॉल बिजनेस चाहिए। तो बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग लिमिट को थोड़ा एक्सीड करते हैं। पहले 40 लाख 50 से 25 लाख है, अब हम लोग लेट से एक कितना 1 करोड़ या फिर वहाँ पर 2 करोड़ कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, 2 करोड़ 1 करोड़ कर देते हैं, ऐसा कुछ ही बढ़ा सकता है। लेकिन क्या वो लोग 5 करोड़ से ज़्यादा जा सकता है कि नहीं, ये वाला देखो, 5 करोड़ से ज़्यादा जा सकता है कि नहीं, नहीं जा सकता है। और ना ही 50 करोड़ से ज़्यादा जा सकता है। कंट्रीब्यूशन 5 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता, टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं समझ में आया आप लोगों को? यस, आपको बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लिमिट्स है वो याद रखने होंगे। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नहीं समझ में आया, समझ में आया तो चलो वेरी गुड। जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो एलएलपी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। कई लोगों का एक होता है ना उंगली देने की आदत, ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। वो लोग देते रहते थे लॉ को, बोलते थे कि क्या पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है, लॉ बोलता था नहीं होता है, फिर भी ये पूछते थे क्या होता है, वो बोलता है नहीं होता है, बोलता है कि ठीक है इसके लिए हम एक अलग से सेक्शन बना देते हैं, सेक्शन 4, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली आपको बता देते हैं कि अरे भाई नहीं होता, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो एलएलपी में एप्लीकेबल नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो आप इंटर में पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ पर आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 से आप अपने आप को, ठीक है, हटा लेते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करवा लेते हो। और जब रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाता है उसके बाद आप एलएलपी में जो है अपना रजिस्ट्रेशन लेते हो, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कि ये सिर्फ पार्टनरशिप के लिए नहीं है, कंपनीज एक्ट में जैसे हमने पढ़ा था कि शेड्यूल 2 जो है वो बोलता है आपको कि आप फॉर्म से एलएलपी में कन्वर्जन कैसे करोगे।
शेड्यूल 3 बोलता है प्राइवेट कंपनी से आप एलएलपी में कन्वर्जन कैसे करोगे। तो जब आप प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में कन्वर्जन करते हो तो उस केस में आपको एक चीज़ तो देखना पड़ेगा कि पहले आप प्राइवेट कंपनी में थे, यानी आपके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लागू था। तो आप क्या करोगे, कंपनीज एक्ट 2013 को जाके बोलोगे भाई कंपनीज एक्ट 2013 मैं अब आपके साथ काम, मतलब मैं अब आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं रखना चाहता कंटिन्यू, आप मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, मैं जाना चाहता हूँ एलएलपी में, तो आप मेरे को ट्रांसफ़र कर दो एक तरह से। तो वहाँ पर एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ से कैंसिल होकर वहाँ चला जाता है। सेक्शन 5 इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा भी सेक्शन है, फटाफट से पढ़ते हैं। सेक्शन 5 में क्या बोलता है हमारा, देखो सेक्शन 5 क्या बोल रहा है। सेक्शन 5 हम लोग को बोला जा रहा है पार्टनर के बारे में। पार्टनर्स कौन कौन बन सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखें। यहाँ पर बोलता है कि एनी पार्टनर, एनी पर्सन, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल हो या बीसी हो, बीसी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट हो, ये दोनों लोग पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी में। अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है कि यहाँ जो बॉडी कॉर्पोरेट होता है उसका मतलब क्या है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है कि यहाँ पर ठीक है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, 21D में बताता है आप लोग को बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कितना में बताता है, 21D में, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था ये देखो एक बार, ठीक है, जिसमें बोलता है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इज़ अ ब्रॉडर टर्म। आप लोग इतना समझो कि बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज कोई एक पर्टिकुलर आदमी हो सकता है, एलएलपी कोई एक पर्टिकुलर आदमी हो सकता है, बट बॉडी कॉर्पोरेट ये सारे हैं। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं कि अगर मान लो मैं ऐसा करता नहीं हूँ लेकिन एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगर मैं करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ तो किसी को मैं लेट से कास्ट वाइज बांट रहा हूँ तो ऐसे लाखों हजारों कास्ट बन जाएंगे। बट अगर मैं सबको बोलूँ कि ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो ये एक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कास्ट वाइज अलग हो तो आप ह्यूमन बींग्स नहीं हो, आप ह्यूमन बींग्स हो बट आप कास्ट वाइज अलग हो। मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है कि आप कास्ट वाइज जिस तरह से वहाँ पर बट गया है बट वो ह्यूमन बींग्स है, इस तरह से यहाँ पर आप एलएलपी हो सकते हो, फर्म हो सकते हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, मतलब ये कंपनी हो सकते हो, लेकिन आप जो है एक बॉडी कॉर्पोरेट रहोगे, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट का जो डेफिनेशन है वो बहुत वाइडर है, ठीक है, वो बहुत वाइडर है। तो आप क्या हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो और एक इंडिविजुअल हो तो आप पार्टनर बन सकते हो। लेकिन 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 ध्यान से मेरी अगली बात को जो है वो बहुत ध्यान से सुनना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, रीज़न है भैया, आप तो ये बोल दिए, लेकिन क्या अनसाउंड माइंड, ये इंडिविजुअल का बात पर बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या अनसाउंड माइंड बॉडी कॉर्पोरेट ये पार्टनर बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। क्या अनडिस्चार्ज फ्रॉम इंसॉल्वेंट, जिस लोगों ने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया था कि मैं कंगला हो चुका हूँ, मेरे को अब पैसा मैं नहीं दूंगा, मेरा हाथ ऊपर हो गया है, अब मैं पैसा नहीं दे सकता, तो क्या वो लोग पार्टनर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। या फिर जिन लोगों ने अप्लाइड किया है इंसॉल्वेंसी के लिए लेकिन वो जो है एप्लीकेशन जो है अभी पेंडिंग है, क्या वो लोग बन सकते? कभी नहीं बन सकते बॉडी कॉर्पोरेट के लिए। क्यों? यहाँ पर क्या बोल रहा है ये देखो, नॉट कैपेबल ऑफ बिकमिंग पार्टनर। कौन पार्टनर नहीं बन सकता? 3 लोग नहीं बन सकते। पहला आदमी कौन है? अनसाउंड माइंड। दूसरा आदमी कौन है? अनडिस्चार्ज फ्रॉम इंसॉल्वेंसी जो, और तीसरा आदमी कौन है? जिन लोगों ने अप्लाई किया है, समझ में आया मेरी बात? नहीं समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट सेक्शन है हम लोग का पार्टनर, ये मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। जिस तरह से आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ते थे तो वहाँ पर एक आपका मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर का रिक्वायरमेंट होता था 2। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि एटलीस्ट टू, कम से कम 2 होना चाहिए। 1 होगा चलेगा? नहीं चलेगा। 3 होगा चलेगा? चलेगा। 2.5 होगा, 1.5 होगा। एक इंसान को क्या तुम आधा काटोगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये सवाल फालतू है, ठीक है।
दिस इज़ वेरी क्रूशियल, अभी जो मैं पढ़ूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो थोड़ा सा, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दो पार्टनर हो, ऐसा हुआ कि किसी कारणवश एक पार्टनर नहीं रहा, एक पार्टनर से बचा है, तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पर एक पार्टनर जब नहीं रहा तो आप क्या कर रहे हो, कुछ उसका रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे हो, यानी कि दूसरा पार्ट किसी और पार्टनर को अपॉइंट नहीं कर रहे हो और ऐसे ही बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो और 6 महीना बीत गया है, मोर देन 6 मंथ हो चुका है। ठीक है, रिड्यूस हो गया बिलो 2 पार्टनर, लेकिन 6 महीना से ज़्यादा हो गया। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, 6 महीना से ज़्यादा हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कितना महीना, 6 महीना, 60 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 6 महीना। कि मैं क्यों मैं बोल रहा हूँ, आगे जाके फंबल मारेगा, लेकिन आपको समझना है 6 महीना, नॉट मोर देन 6 मंथ। ठीक है, मतलब मोर देन 6 मंथ हो गया है। ठीक है, और वो अभी भी रिड्यूस है बिलो 2। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो, business after 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on business him with him alone shall be liable personally for, ठीक है, क्या बोलता है, अलोन, बिजनेस विथ हिम अलोन, जो अकेला पार्टनर है वो क्या होगा, शैल बी लाइबल पर्सनली फॉर ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑफ LLP इनकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी 6 महीने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम होगा LLP में, उसके लिए लायबल कौन होगा, ये मान लो। ठीक है, उसके लिए लायबल कौन होगा, ये। एक चीज़ मैं पूछता हूँ, मेरे को बताना, ठीक है। अभी मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा टाइम पीरियड है, ये हमारा टाइम पीरियड है, यहाँ पर पार्टनर लुढ़क गया, अभी लेस देन कितना बचा, 1, लेस देन 1। ठीक है, यानी कि अभी एक ही पार्टनर बचा है, डायरेक्ट बोलो ना, एक पार्टनर बचा हुआ है। अब ये 6 मंथ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसने कोई ट्रांजेक्शन किया और इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट हुआ है, लेट्स से कुछ डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो लायबल कौन होगा। ठीक है, तो लायबल कौन होगा, लायबल होगा ओनली 1 पार्टनर। लायबल कौन होगा, ओनली 1 पार्टनर। ठीक है, फिर से देखते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो यहाँ पर कुछ हुआ है, गड़बड़ यहाँ पर हुआ है, तो लायबल कौन होगा, ये बताओ मेरे को। गड़बड़ यहाँ कुछ हुआ है और लायबल कौन होगा, डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि मतलब गलती किसका है। यहाँ पर कोई भी गलती होगा तो पार्टनर, जो अलोन पार्टनर है वही लायबल हो, कोई भी गलती करेगा तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि गलती किसका है। अगर मान लो कि गलती अगर पार्टनर का सोली है, सोली यानी कि वही गलत है, तब तो वही लायबल होगा। सोली अगर रॉन्गली है, ठीक है, यानी कि वही कुछ कर रहा था गड़बड़ और यहाँ पर मतलब कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गए, तब तो वही लायबल है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, तो बढ़ जाएगा, आधा LLP लायबल होगा, आधा पार्टनर लायबल होगा। ठीक है, 50-50 हो जाएगा, 50-50। ठीक है, ये लायबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 6 ख़त्म। सेक्शन 7 में आ जाते हैं हम लोग, सेक्शन 7 में आ जाते हैं। सेक्शन 7 में क्या बोलता है, सेक्शन 7 में हमको बोला है डेजिग्नेटेड पार्टनर। आपको इतना तो पता ही होगा कि जब मी एंड माई बिजनेस इज़ नॉट सेम, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं बिजनेस बनाता हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस को जल्दी रन नहीं करता। ठीक है, वो अलग बात है कि बाद में मैं एज अ इन्वेस्टर मैं एक जगह सिग्नेचर करता हूँ। ठीक है, एज अ इन्वेस्टर मैं यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर इन्वेस्टर के हैसियत से मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बिजनेस को रन करने के एज अ एम्प्लॉय DP के हैसियत से सिग्नेचर कर रहा हूँ।
आदमी मैं ही हूँ, गणेश दास, ठीक है, यहाँ भी मैं ही हूँ, लेकिन सिग्नेचर अलग अलग कर रहा हूँ। क्यों? लॉ का वायलेशन भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, यही लिए, और कोई रीज़न नहीं। ठीक है, नहीं समझ में आया? वो बात की बात है। अभी इतना समझो कि हम लोग जो बिजनेस करते हैं, हमारा काम होता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, और बिजनेस हमारा काम है सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना। रन करने वाला, बिजनेस को जो चलाने वाला है वो कोई और होता है। ठीक है, अगर रन करने वाला कोई और होता है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है डीपी। उसका नाम है डीपी। डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब शब्द आता है कि ये सवाल आता है कि भैया डिजिग्नेटेड पार्टनर का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ है क्या? एब्सोल्युटली है। उसके लिए आप सेक्शन 7 पढ़ते हो। सेक्शन 7 में 1 नंबर में क्या बोलता है? देखो, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, और वो कौन होना चाहिए पार्टनर? हु आर इंडिविजुअल, एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल, it is very crucial, and at least one of them are resident in India. अब यहाँ रेसिडेंसी का मतलब क्या बोलता है? नॉट लेस देन 20 days स्टेइंग इन द फाइनेंशियल ईयर। नॉट लेस देन 20 days स्टेइंग इन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, समझो थोड़ा सा। यहाँ पर बोलता है कि एवरी पार्टनर जो है वो क्या होना चाहिए? डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। मतलब इंडिविजुअल जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, और एटलीस्ट 2 होना चाहिए। 2 से कम हुआ तो देखना पड़ेगा, 2 से ज़्यादा हुआ तो चल जाएगा। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए। सवाल ये आता है कि भैया अगर वो इंडिविजुअल नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि पार्टनर जो है वो कैन बी इंडिविजुअल, कैन बी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। बट यहाँ पर क्या ऐसा है क्या? यहाँ पर तो सिर्फ इंडिविजुअल लिखा हुआ, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता बॉडी कॉर्पोरेट। मेरे को एक बात बताओ, बिजनेस जो चलाता है वो तो एक इंडिविजुअल होना ही उसको पड़ेगा। अगर वो इंडिविजुअल नहीं है तो बिजनेस कैसे चलाएगा? थोड़ा सा सोच के देखो इस चीज़ को। ठीक है, तो इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी कि एक जीता जागता आदमी होना चाहिए जो बिजनेस चलाए, और एटलीस्ट वन ऑफ देम आर रेसिडेंट होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पर 2 जन हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। उसमें से एक लंदन में रहता है, एक इंडिया में रहता है। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? यस, 100% पॉसिबल है। अगर एक लंदन में रहता है, एक इंडिया में रहता है, क्या वो पॉसिबल है? यस, बन सकता है, क्योंकि एक जन तो कम से कम रेसिडेंट है ना। मान लो कि यहाँ पर फिर से 2 जन हैं, एक लंदन में रहता है, ठीक है, और एक इंडिया में रहता है। लेकिन ये जो इंडिया में रहता है ना, ये 50 एक मिनट, ठीक है, 2 जन हैं, एक लंदन में रहता है, एक इंडिया में रहता है। लेकिन ये जो इंडिया में रहता है वो अपना, ठीक है, लेट्स से 100 दिन जो है वो इन इंडिया रहता है, एंड बचा जो डेज है, रेस्ट जो डेज है, ठीक है, 265 दिन, ठीक है, 265 दिन लिख रहा हूँ, रेस्ट क्या लिख रहा हूँ, जो 265 दिन बचा है वो कहाँ रहता है? आउटसाइड इंडिया रहता है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये अभी भी पार्टनर बन सकता है? आंसर इस कभी नहीं बन सकता। नॉट पॉसिबल है, नहीं बन सकता पार्टनर, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है हमको कि यहाँ पर जो ये जो इंडियन है ये कम से कम 120 डेज जो है वो इंडिया में रहेगा, कम से कम। ठीक है, एटलीस्ट 120 डेज। क्या उससे ज़्यादा रह सकता है? यस। क्या उससे कम रह सकता है? नहीं, ये तो कम है। ठीक है भैया, क्या ये चीज़ हर साल चेंज होगा? यस, एब्सोल्युटली, हर साल ये चेंज होता है, हर साल ये चेंज होता है। तो आपको यही समझना है कि ये जो चीज़ है ये हर साल चेंज होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि कम हुआ, लेट से कि यहाँ पर कम हो गया, 2 से कम हो गया, एटलीस्ट 2 चाहिए। ठीक है, 1 और मोर, ठीक है, यहाँ पर बोल दिया है।
all partner are body corporate or in which one or more partners are individuals and body corporate, at least two individual who are partner of such LLP और nominees। मान लो कि अगर एक से ज़्यादा पार्टनर है, मान लो दो ही पार्टनर है और दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है, तो डिजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर उसका नॉमिनी बनेगा। कौन बनेगा? उसका नॉमिनी जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? बस इतना ही आप लोग के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत हलवा है, बहुत हलवा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा बात? बहुत इजी है, तुम लोग को फटाफट समझ में आएगा। कंपनीज एक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो मोटा मोटी सेम ही है। ठीक है, तो आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हो। सबसे पहला मैं ये सिर्फ समझा देता हूँ, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग घर में इसको पढ़ोगे। ठीक है, क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या हो सकता है? एक LLP यस हो सकता है। कैसे पता भैया आपको? ऊपर में हम लोग पढ़े थे LLP का डेफिनेशन में। ठीक है, वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर में कम, मेंबर में गोस, कंपनी रिमेन सेम, ऐसा होता है ना। LLP भी हो सकता है। एक पार्टनर मर जाएगा, नया पार्टनर को अपॉइंट कर दूँ। ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, यस, इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि LLP जो है वो खुद में एक, मतलब उसके नाम का कोई असेट खरीदा जा सकता है, उसके नाम का बैंक अकाउंट हो सकता है। वो शादी नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। उसको आप उठा के जेल नहीं डाल सकते हो, लेकिन उसको बैन कर सकते हो, मतलब उसको बंद कर सकते हो, डिज़ोल्व करवा सकते हो। ठीक है, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी जो है उसका मतलब क्या है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब, म्यूचुअल एजेंसी का हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, दिस इज़ व्हाट म्यूचुअल एजेंसी। अब अगर ये म्यूचुअल एजेंसी क्या है, क्या LLP में नहीं है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो था, वो बोलता था कि हम म्यूचुअल एजेंसी रखेंगे, यानी कि एक पार्टनर की गलती का खामियाजा दूसरा पार्टनर भोगेगा। बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा। LLP एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, एब्सोल्युटली यस, बनाना तो पड़ता ही है, तभी तो आप उसमें अपना राइट्स एंड ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट करोगे। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यस, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कैसे पता चला? एक्ट के अंदर बन रहा है बॉस, तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन तो है ही। कॉमन सील में भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि होना ही चाहिए। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिमिटेड है, तभी तो नाम रखा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। देखो कितना फटाफट हो रहा है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, अभी हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 5 में, मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा। मैक्सिमम पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, तो मिनिमम ही पढ़े। बिजनेस फॉर ओनली प्रॉफिट, क्या मैं एक LLP खोल के चैरिटी कर सकता हूँ? अरे नहीं भाई, तुमको चैरिटी करना है तो तुम सेक्शन 8 कंपनी खोलो। कौन सा कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी। तुम ये सब खोल के चैरिटी मत करो। अगर आपको चैरिटी करना है तो आप सेक्शन 8 कंपनी खोलो, वहाँ पर जितना चैरिटी करना है भर भर के करो, लेकिन यहाँ पर मत करो बस। इन्वेस्टिगेशन करवा सकता हूँ, यस, चूँकि हमारा एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, चूँकि हमारा एक सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड परपेचुअल सक्सेशन है। ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? हमारा इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है, हमारा ये इन्वेस्टिगेशन होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताओ। कॉम्प्रोमाइज़, क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते? कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट यस कर सकते हैं। कन्वर्जन इनटू LLP, अभी तो बताया तीनों शेड्यूल्स उसी के ऊपर तो थे, कन्वर्जन के ऊपर 2, 3, 4। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का क्या ई फाइलिंग हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, आप डॉक्यूमेंट का ई फाइलिंग करवा सकते हो। एंड फॉरेन LLP, और फॉरेन LLP क्या होता है? सेक्शन में पढ़े थे ना हम लोग, कौन होता है फॉरेन LLP? जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया बट हैविंग द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो वो हो गया मेरा फॉरेन LLP। यहाँ पर आप एक एक लाइन, दो दो लाइन पढ़ लेना, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, यस।
उसी तरीक़ा से एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस में क्या क्या पढ़ना है भाई? एडवांटेजेस की बात करूं तो क्या है इसमें? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज़ ऑफ फॉर्म, ठीक है, यानी कि फॉर्म करना। अगर मान लो आप कंपनीज एक्ट को फॉर्म करते हो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कंप्लाइंसेस बर्डन पड़ता है फॉर्मेशन में भी, बट एलएलपी में नहीं पड़ता है ज़्यादा। इसके हिसाब से बोलने का मतलब ये है, ठीक है। रियल लाइफ में होता है क्या भैया? तो वो तो आपको देखना पड़ेगा रियल लाइफ। अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नहीं कर पाता उसके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर इसमें जो स्प्लिट ऑफ किया जाता है वो फ्लेक्सिबल होता है। आप कितना ही कैपिटल लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कैपिटल लगाने के लिए आपको किसी का ज़्यादा परमिशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब इसमें लॉ एंड रेगुलेशन जो है थोड़ा सा लिबरल है। ईजी ऑफ डिज़ोल्व, जिस तरह से जल्दी बन जाता है उसी तरह से जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, ये डिज़ोल्व हो जाता है। ऑल पार्टनर जो है वो इन्जॉय क्या करता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। याद रखना हमेशा जब भी आप लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ते हो तो लाइबिलिटी लिमिटेड किसका होता है? लाइबिलिटी जो लिमिटेड होता है वो सिर्फ पार्टनर का होता है, ठीक है। लेकिन जो कंपनी है या एलएलपी है, इनका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा समझो। अगर मैं आपको बोलता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 100 करोड़ का लोन है, ठीक है, क्या है भाई? 100 करोड़ का लोन है। 100 करोड़ में कंट्रीब्यूशन अगर मैं देखूँ, पार्टनर का कंट्रीब्यूशन मोटा मोटी मिला जुला के 20 करोड़ है, ठीक है। तो क्या मैं 20 करोड़ ये जो लेके मैं बोलूँ कि लोन माफ़ कर दो, 20 करोड़ ही है हमारे पास, हमारा तो लाइबिलिटी लिमिटेड है, कंट्रीब्यूशन की तरह है हम लोग, हमारा लाइबिलिटी कंट्रीब्यूशन 20 करोड़, तो 20 करोड़ लेके चले जाओ। लोन वाला क्या बोलेगा? ऐसे कैसे? आपका एलएलपी है ना, हम एलएलपी का असेट को बेचेंगे। क्या बेचेंगे? असेट को सेल करेंगे, और असेट को सेल करके जो यानी कि रियलाइज़ करवाएंगे अपना लोन असेट को सेल करके, ठीक है। तो आप तो 80 करोड़ अगर लेने के लिए आपको अगर पूरा एलएलपी को ही बेचना पड़े तो आप बेच दो, आपका 80 करोड़ मिलना चाहिए। लेट से 80 करोड़ तो नहीं मिला, यहाँ पर मेरे को जानते हो कितना मिला? यहाँ पर मेरे को 70 करोड़ रियलाइज़ हो जाएगा। बचा हुआ 10 करोड़ का क्या करूँगा? ठीक है, तो सिंपल सा, बचा हुआ जो 10 करोड़ है वो आपको नहीं मिलेगा, लॉस हो गया, ठीक है। नहीं समझा? समझ में आया कि नहीं समझ में आया बॉस? चलो आगे बढ़ो। दिस इज़ वेरी क्रूशियल पॉइंट जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सेक्शन 11, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। एंड दिस एंड मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन 11 ही हमारा लास्ट आज का लेक्चर होगा, उसके बाद बाकी कल करते हैं, ठीक है। सेक्शन 11 पढ़ लो। व्हाट इज़ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी? अभी हम लोग क्या करेंगे, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना सीखेंगे कि एलएलपी का जन्म कैसे होता है। जिस तरह से आपका जन्म होता है, जिस तरह से हर एक इंसान का जन्म होता है, उसी तरीक़ा से एलएलपी का जन्म होता है। अंतर बस आप दोनों में क्या है, या आप एक ह्यूमन बींग्स है, वो एक ह्यूमन बींग नहीं है, ठीक है। अंतर बस इतना ही है, लेकिन जन्म उसका भी होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन is the incorporation document. Registration is the incorporation document. For a LLP to be incorporated, अगर आपको LLP को incorporate करना है तो क्या चाहिए? 2 or more person associated. क्या बोला यहाँ पर? 2 or more person associated for carrying on lawful business with a view to profit that subscribe, यानी कि ध्यान से समझो यहाँ पर क्या बोला, इतना लंबा चौड़ा नहीं समझना अपने को। 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा। क्या सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा? क्या सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा बताओ? 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन को आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब कराना पड़ेगा। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन बोलेंगे कि हम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि जो सब्सक्राइबर है अल्टीमेटली वो पार्टनर बनने का, ठीक है, अधिकारी बन जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा?
द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल इन सच मैनर एंड विथ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, यानी कि आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को फाइल करना पड़ेगा। किसके पास फाइल करना पड़ेगा? एक मिनट मैं अच्छे से यहाँ पर मार्किंग करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 2 और मोर पर्सन जो है वो क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रहेगा वो क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को आपको फाइल करवाना पड़ेगा। किसके पास फाइल करवाना पड़ेगा? आरओसी के पास फाइल करवाना पड़ेगा। यानी आरओसी भी नहीं बोलेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी बोलेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, और साथ में आपको फीस भी देना पड़ेगा एज में बी प्रेस्क्राइब विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, एज में प्रेस्क्राइब जो भी वहाँ पर प्रेस्क्राइब किया गया। ठीक है, विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी इज टू बी सिचुएटेड। और उसके बाद रजिस्टर्ड, इसके ही बीच में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, ठीक है, वो सिचुएटेड, टू बी सिचुएटेड हो जाना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, आरओ जो है आपका, वो सिचुएटेड हो जाना चाहिए। अगर ये 3 काम आप कर लेते हो तो आप क्या करोगे, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। सबसे पहला क्या बोलता है यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहला है आपको सब्सक्राइब करवाना है। सब्सक्राइब जैसे हो गया उसके बाद क्या, सबसे सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कराना पड़ेगा, फाइल करवाना पड़ेगा। फाइल करने के साथ साथ फीस भी दे देना। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 3rd नंबर में क्या है, स्टेटमेंट टू बी फाइल। ये 2 काम तो हो गया, स्टेटमेंट टू बी फाइल। कुछ कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो भी आपको फाइल करने पड़ेंगे। अभी स्टेटमेंट क्या क्या है जो मेरे को फाइल करना पड़ेगा, वो इतना लंबा चौड़ा है, हम लोग देखते हैं। हालांकि हम लोग को ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, देखो स्टेटमेंट में क्या क्या बोलता है, सिर्फ मैं ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट लूँगा, ये हो जाएगा पॉइंट्स। देयर शैल बी फाइल अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। ठीक है, मेड बाय इधर और यानी कि एलएलपी। देखो जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है जनरली वो बनाने का जो राइट्स होता है वो किसके पास होता है, जो पार्टनर है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रियल लाइफ में कोई प्रोफेशनल जो होते हैं वही बनाते हैं ये सारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वगैरह को। ठीक है, तो यहाँ पर भी लॉ भी ये बात जानता है, तो वही बोलता है कि जो भी एडवोकेट है, जो भी सीएस है, या जो भी चार्टर अकाउंटेंट है, या जो भी कॉस्ट अकाउंटेंट है, जो लोग लाइबल मतलब जो लोगों ने बनाया है, ठीक है, हु आर इंगेज, वर्ड ध्यान से देखो, हु आर इंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, जो कि फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी में इंगेज है, ये लोग क्या करेंगे, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड बाय एनी वन हु सब्सक्राइब हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। और वो सारे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, यानी कि आप लोग, यानी कि प्रोफेशनल्स लोग, जो लोग आपका हेल्प किए हैं वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाने में, और आप लोग जो जिसने उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम सब्सक्राइब किया है, आप दोनों को दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट एंड रूल, यानी कि एक्ट रिक्वायरमेंट जो भी है एक्ट का, रूल का, ठीक है, आपको कंप्लाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कंप्लाइड करना पड़ेगा। अब रिक्वायरमेंट क्या है वो बाद में देखेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है, छोड़ो। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन अ फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो होगा वो कैसा होगा, एक फॉर्म दिया जाएगा, मतलब इन द फॉर्म, जो उसका मतलब बनाने का जो तरीका है वो प्रेस्क्राइब किया रहेगा, उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देना पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो थोड़ा सा क्या क्या देना पड़ेगा भाई। नाम, ठीक है, बिजनेस, प्रपोज बिजनेस, ठीक है, एड्रेस, आरओ, ठीक है, एड्रेस दे दो आप,
ठीक है, नेम दे दो, नेम दे दो, और ये वाला दे दो। ठीक है, नेम दे दो। अल्टीमेटली बाकी जितना कुछ है आप सब दे दो। ठीक है, यही बोलने मांग रहा है। इफ अ पर्सन मेक अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव विच ही नोज टू बी फॉल्स, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट, ध्यान से समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट, अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है एज डिस्कस अबव, जो ऊपर में डिस्कस किया गया, लाइक ये सारा नाम, बिजनेस क्या करोगे, एड्रेस किसका दोगे आप, आर ओ का, एलएलपी का एड्रेस दो, पार्टनर का एड्रेस दो, उसके बाद आप क्या दोगे, क्या बिजनेस करते हो, ये सारा चीज़ दो, नाम किसका दोगे, एलएलपी का नाम दो, पार्टनर का नाम दो। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ करते हुए पकड़े गए, ऊपर में कुछ गड़बड़ आपने नाम दिया, कुछ गड़बड़ आपने काम किया, तो नोज टू बी फॉल्स, अगर आप ये बात जानते हो कि ऊपर गड़बड़ है और आपने इंटीमेट नहीं किया किसी को, एंड डिलीवरी नॉट फाइल टू बी ट्रू, या फिर डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, या फिर आपको लगता है कि ये गलत है लेकिन आप कुछ बता नहीं रहे हो, मतलब आप उसमें साथ नहीं हो लेकिन आपको पता चल रहा है कि नहीं यार यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको क्या होगा, आपको इम्प्रिजमेंट होगी, यानी आपको जेल होगी। ठीक है, 2 साल तक, 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक का फाइन लग जाएगा आपको। 10,000 से लेकर 5 लाख का फाइन लगेगा और आपको जेल हो जाएगी 2 साल। ठीक है, यही था आज का लेक्चर। सेक्शन 12 से जो है थोड़ा सा बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मोटा मोटी ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरह का क्वेश्चन आता है पास्ट ट्रेंड के हिसाब से एलएलपी रिलेटेड। और ठीक है, बस इतना ही था आज का लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप, ठीक है, पढ़ते रहो मज़े से, और क्या बोलूँगा।